हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आव्या एकेडमी। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे सिविक्स की और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चैप्टर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे, एक है श्रीलंका और एक है बेल्जियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये कहाँ कौन सा देश है, यूरोप का छोटा सा एक देश है। इसकी सीमा किस किस से लगती है, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से। तो आपको याद रखना पड़ेगा, बेल्जियम की सीमाएं लगती है नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से। अगर इसकी एरिया और पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये हरियाणा से भी छोटा एक देश है। इसकी जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा। और इसकी जातीय संरचना के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं यानी फ्रेंच बोलते हैं। बाकी 1% जो बोलते हैं जर्मन बोलते हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि यहाँ के 59% लोग क्या बोलते हैं, डच। 40% क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्रांस फ्रेंच। और 1% क्या बोलते हैं, जर्मनी। आगे अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। और यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, यानी यहाँ उल्टा है। आप बेल्जियम में सब जगह पे जहाँ डच भाषा ज़्यादा बोली जाती है, वहीं इसकी कैपिटल में फ्रेंच भाषा ज़्यादा बोली जाती है। और डच कितनी परसेंट है, 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं कैपिटल में। तो ध्यान रखेंगे, यानी ब्रुसेल्स में जो डच भाषा वाले हैं वो अल्पसंख्यक है, यानी संख्या में कम है। जबकि देश के बाकी हिस्सों में ये उल्टा है, वहाँ पे वो क्या है, बहुसंख्यक है। बेल्जियम के बारे में और भी जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था 59% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे। ये जिस एरिया में रहते थे वो कौन सा एरिया था, फ्लेमिश एरिया। और जो 40% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे 40%। ये जिस एरिया में रहते थे उस एरिया का नाम था बिलोनिया। ठीक है। और ब्रुसेल्स में उल्टा था, 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, जबकि 20% डच बोलते थे। आप नोटिस कर रहे हैं कि जो डच थे वो बाकी जगहों पे बहुसंख्यक थे, लेकिन राजधानी की जब बात आती है तो ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं। और जबकि जो फ्रेंच भाषा वाले थे वो बाकी जगहों पे क्या थे, अल्पसंख्यक थे, लेकिन राजधानी में इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये जो फ्रेंच भाषा वाले होते हैं ये शक्तिशाली ग्रुप बन जाता है। और 1950 से लेके 1960 यानी ये 10 सालों में क्या होता है, दोनों जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच फाइट होने लगता है, तनाव पैदा होने लग जाता है। ठीक है। डच बोलने वाले जो लोग थे बहुमत में थे, लेकिन राजधानी में क्या थे, वो अल्पसंख्यक में थे। 1970 से लेके 1993 तक बेल्जियम ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें 4 बार उसने चेंजेस किए। तो ताकि क्योंकि ये चेंजेस, ताकि किसी को भी किसी भी ग्रुप को अकेलापन या बेगानेपन, मतलब जो अलग सा ना फील हो, और वो सब क्या कर सकें, मिलजुल कर रह सकें। आपको इस फ्रांस का मैप दिख रहा होगा, बेल्जियम का। बेल्जियम के मैप से आपको पता चल रहा होगा कि फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड से उसकी क्या लगती है, बाउंड्रीज लगती है। और इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि डच भाषा बोलने वाले कितने थे, 59%, फ्रेंच 40% और 1% क्या थे, जर्मन। बेल्जियम में जो दोनों ग्रुपों के बीच में तनाव पैदा हो गया था उसको दूर करने के लिए बेल्जियम ने क्या किया, ये देखते हैं। केंद्र सरकार में डच भाषा और फ्रांसीसी भाषा दोनों के जो मंत्री उन्होंने चुने थे, सबकी समान संख्या थी, यानी जितने डच भाषा वाले मंत्री थे उतने ही फ्रेंच बोलने वाले भाषा के मंत्री थे। और अगर किसी कानून को उन्हें अधिनियम बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों ग्रुप के बहुमत लेते थे वो लोग। ऐसा नहीं है कोई एक ग्रुप अपना डिसीजन कि दूसरे ग्रुप पे थोपेगा, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों ग्रुप जो भी थे वो सारे बहुमत से कानून को अधिनियम बनाएंगे। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीन नहीं बनाया गया था, या राज्य सरकार के सरकार के अधीन काम नहीं करेगी। ब्रुसेल्स में एक अलग ही सरकार थी। इन सरकारों में क्या था, जिसमें दोनों भाषाई समूहों का समान प्रतिनिधित्व होता था, यानी ये केंद्र सरकार से अलग थी। तीसरे स्तर की जो सरकार थी, इसे क्या बोलते थे हम, सामुदायिक सरकार भी कहते थे, जिसका निर्वाचन क्या होता, डच, फ्रांसीसी और जर्मन भाषा द्वारा होता था। और ये सरकार कौन से डिसीजन लेती थी, संस्कृति, शिक्षा और भाषा के मामले में ये सरकार डिसीजन लेती थी। अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति क्या थी, ये एशिया का द्वीप था और तमिलनाडु तट से थोड़ा सा दूर। अब बेल्जियम कहाँ का देश था, ये था यूरोप का देश, और श्रीलंका एशिया का देश है। जनसंख्या के बारे में बात अगर हम करें तो बेल्जियम की जनसंख्या कितनी थी, 1 करोड़, और इसकी जनसंख्या कितनी थी, 2 करोड़ के आसपास, जो कि हरियाणा की जनसंख्या के बराबर है। अगर जातीय संरचना की बात करते हैं तो बेल्जियम की जो जातीय संरचना थी उसके परसेंटेज थी 59%, 40% और 1%। और लेकिन यहाँ पे कितनी है, 74% कौन सी भाषा बोलते थे, सिंघली भाषा। 18% कौन सी भाषा बोलते थे, तमिल। और बाकी 13% श्रीलंका के नागरिक थे, जिन्हें क्या बोला जाता था, श्रीलंकाई तमिल। तो तमिल भाषा वाले कौन से लोग थे, ये वो लोग थे जो कि भारत से श्रीलंका गए थे।
तो ये तो कौन से थे, भारतीय तमिल थे। और ये कौन से तमिल हैं जो 13% है, ये श्रीलंकाई तमिल है। आगे अगर इसके रिलीजियस की बात करें, जो सिंघली थे यानी जो 74% थे, यानी 75 से एक कम 74% थे, ये लोग कौन से धर्म को मानते थे, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। और बाकी जो तमिल थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों थे। श्रीलंका के बारे में और भी जानते हैं। श्रीलंका में क्या थे, बहुत से जाति समूह के लोग रहते थे। और ये स्वतंत्र कब बना था, भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उसके एक साल बाद श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 1948 में। और यहाँ पे सिंघली समुदाय ने क्या किया, ये बहुसंख्या के आधार पे यानी संख्या में ज़्यादा थे, 74% के अराउंड थे, तो इन्होंने क्या किया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वहाँ पे जो सरकार बनी वो सिंघली को सर्वोच्चता देने वाली सरकार बनी। तो इससे क्या हुआ, जो भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिल थे उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। फिर 1956 में इन्होंने कानून बनाया। क्या कानून बनाए थे, इन्होंने क्या किया, सिंघली को राजभाषा घोषित कर दिया, जिससे क्या हुआ, तमिल भाषा को इन्होंने उपेक्षा कर दिया, यानी उसको नीचे दिखा दिया। और इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान कर दिया। तो बाकी धर्मों के लोगों को वहाँ पे असुरक्षित सा फील होने लगा। तो बाकी विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में इन्होंने सिंघली भाषा को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया था। तो इससे क्या हो जाएगा, श्रीलंकाई तमिल जो थे उनके बीच अलगाव की भावना पैदा हो गई। और दोनों समूहों के बीच में क्या हो गया, समुदायों के बीच में संघर्ष में बदल गया उनका विश्वास, और ये गृह युद्ध में बदलता चला गया। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। और 1956 में 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया था। और 1956 में इन्होंने कानून बनाया। और क्या कानून बनाया था इन्होंने, कि सिंघली को राजभाषा घोषित कर दिया, जिससे तमिल भाषा को क्या हुआ, बहुत ही नीचा फील होने लग गया। और फिर इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को, क्योंकि सिंघली भाषा वाले बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान कर दिया। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में इन्होंने सिंघली भाषा को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, कि अगर विश्वविद्यालय में सिंघली भाषा को सिखाओ, और सरकारी नौकरी में पहले उनको नौकरी दो जो सिंघली भाषा जानते हैं। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, इसकी वजह से ऐसे कानून बनने के बाद श्रीलंकाई तमिल के बीच अलगाव की भावना बढ़ गई। और दोनों समुदाय के बीच अविश्वास इतना बढ़ गया कि वहाँ पे जल्दी ही गृह युद्ध होने लगा। ठीक है। और बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के माध्यम से हम सत्ता में साझेदारी के भिन्न रूपों को देख सकते हैं, जहाँ बेल्जियम ने संविधान में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था तैयार की जो कि हर किसी को एक ही देश के भीतर एक साथ रहने में सक्षम बनाता था, जबकि श्रीलंका में क्या हुआ था, उन्होंने बहुसंख्यकवाद के उपायों को अपनाया, और जिसके कारण क्या हुआ, तमिलों के बीच में और सिंघलियों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। आइए देखते हैं गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध मतलब किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, यानी सरकार में जो अलग अलग विरोधी समूह हैं, जो एक दूसरे की अपोजिट पार्टीज होती हैं, जब उनकी हिंसक लड़ाई जो होती है वो ऐसा रूप ले ले जो कैसा लगे, युद्ध सा लगे, तो उसे बोलते हैं गृह युद्ध। और गृह युद्ध मतलब जो युद्ध जो है देश के अंदर ही हो रहा है, और दो सरकारी विरोधी समूहों के बीच में। ठीक है। आगे देखते हैं बहुसंख्यवाद क्या होता है। बहुसंख्यकवाद मतलब अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यानी संख्या में ज़्यादा है, तो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। इसके लिए क्या करेगा, वो अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत और इच्छा की अवहेलना कर देगा। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, तो सत्ता की साझेदारी एक नीति है जिसके अंतर्गत देश के शासन में यानी देश को चलाने में समाज के जितने भी ग्रुप्स हैं सबको एक स्थायी भाग प्रदान किया जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सभी समुदाय को शासन यानी देश को चलाने में उचित स्थान मिलता है और सम्मान दिया जाता है, ताकि जाति के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से जो भिन्नता है उसमें जो लड़ाई होती है, उत्पन्न होती है, विवाद उत्पन्न होते हैं, उसे सुलझाने की एक क्या बन जाती है, एक अच्छी व्यवस्था बन जाती है। सत्ता की साझेदारी के कारण क्या है, देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के कारण पूछे कि किस कारण से सत्ता की साझेदारी की जा रही है, या ये क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है, या सत्ता की साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं। तो आप उसमें यही लिखेंगे, इसके कारण और इसकी आवश्यकता। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका विवेकपूर्ण, आप इसे बोल सकते हैं तर्कसंगत, युक्तिपरक, और अब दूसरा है आपका नैतिकता वाले बेस पर। ठीक है। तो विवेकपूर्ण देखते हैं। विवेकपूर्ण में क्या होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना क्या हो जाती है, इसी वजह से घट जाती है। अगर आपको टकराव की भावना को हटाना है या कम करना है, जो हिंसा है उसे कम करनी है, तो आपको सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ेगी। इससे क्या होता है, सामाजिक टकरावों से हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। यह विभिन्न समूहों को अपनी सत्ता बढ़ाने के लालच से अपने अधिकारों को अतिक्रमण करने से रोकता है। अगर कोई भी ग्रुप सत्ता बढ़ाने का लालच कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको रोकेगा। ये एकल समूह यानी कोई भी एक समूह सत्ता साझेदारी को उथल पुथल नहीं कर पाएगा। जब सत्ता साझेदारी नहीं होती है तो अल्पसंख्यकों का क्या होता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनका दमन कौन करता है, बहुसंख्यक दल उनका दमन कर देते हैं।
अगर नैतिक की बात की जाए तो क्या नैतिक कारण क्या है, नैतिक आवश्यकता क्या है? जो लोकतंत्र की भावना, अगर आप चाहते हो कि आपके देश में लोकतंत्र हो, लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना हो, तो हम उस समय सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता हमें पड़ जाती है। जो लोग नीतियों से प्रभावित होते हैं और नीतियों को आकार प्रदान करने में अवश्य हाथ देना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, सत्ता की साझेदारी को अपनाते हैं। नागरिकों की सहभागिता होती है, यदि हम चाहते हैं कि देश के शासन को चलाने में नागरिक भी पार्टिसिपेट करें तो हम सत्ता की साझेदारी वहाँ पे करते हैं। नैतिक कारण सत्ता साझेदारी को अनिवार्य एवं मूल्यवान बनाते हैं। अब देखते हैं सत्ता में साझेदारी का स्वरूप क्या है। तो सत्ता में साझेदारी को 4 स्वरूपों में बाँटा गया है। पहला उसका ऊर्ध्वाधर वितरण, दूसरा क्षैतिज वितरण, फिर विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, और फिर विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह और राजनीतिक दल के मध्य सत्ता का वितरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले क्षैतिज वितरण के बारे में। क्षैतिज वितरण को हिंदी में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में 3 चीज़ आती हैं, विधायिका नंबर 1, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है, कानून को चलाती है, या और न्यायपालिका क्या करती है, कानून की रक्षा करती है। विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, और जितना भी मंत्री परिषद है वो सब किसमें आएंगे, कार्यपालिका में। और न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय और जो होती है जिला न्यायालय। वह ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहता है, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल में क्या आते हैं आपका, कि सबसे ऊपर होता है केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार और उसके नीचे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में क्या क्या आते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। केंद्र सरकार जो होती है पूरे देश के लिए काम करती है, राज्य सरकार हर राज्य में होती है और हर राज्य के लिए काम करती है अलग अलग, और ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला, ये जो राज्यों के अंदर जिले होते हैं ये उनको संभालती है। तो ये सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण है। क्षैतिज वितरण में क्या आता था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या आता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्टूडेंट्स, आगे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, संघवाद। संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था। संघवाद क्या होता है कि इसमें शक्ति जो है किसी एक स्थान या किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, इसमें शक्ति जो होती है कई इकाइयों में विभाजित होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तर पे होती है, 2 स्तर की सरकारें होती हैं। पहले स्तर की जो सरकार होती है पूरे देश के लिए कार्य करती है। जो इसके कार्य होते हैं वो राष्ट्रीयता और महत्व को बढ़ावा देते हैं। जो जो दूसरे स्तर की सरकार होती है वो राज्य के लिए कार्य करती है। ये सरकार जो होती है दैनिक कार्यों को देखती है। और दोनों स्तर की सरकारें, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं, दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता पूछे या संघवाद की विशेषता, दोनों में यही लिखना है आपको। क्या होता है ये विशेषता क्या है इसकी, जिसमें सरकार होती है 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। अलग अलग स्तरों की सरकार पे एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। सरकारों के जो अधिकार होते हैं वो संविधान में स्पष्ट दिए होते हैं। संविधान के जो मौलिक प्रावधान का बदलाव होता है, यानी अगर संविधान में कोई बदलाव करना है तो दोनों स्तर की सरकारें अपनी सहमति से बदलाव करेंगी। अदालतों को संविधान और सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, यानी अदालत जो है वो सरकार के अधिकारों को बता सकता है कि ये आपके अधिकार के अंतर्गत आता है या ये आपके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। और दोनों के लिए, दोनों स्तर की सरकारों के लिए जो वित्त के स्रोत हैं वो राजस्व के अलग अलग स्रोत डिसाइड उन्होंने कर रखे हैं। इसमें क्या होता है, मूल्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर होता है। संघात्मक सरकार में जो सरकार होती है 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होती हैं, लेकिन एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है। अगर कोई दूसरी इकाई है तो वो उसके अधीन होकर, यानी उसके अंडर में कार्य करेगी। संघात्मक सरकार में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी आदेश नहीं दे सकता, जबकि यहाँ पर एक ही स्तर की सरकार है। इसका मतलब जो राज्य सरकार होगी वो किसके अधीन होगी, केंद्र सरकार के। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघात्मक सरकार में राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं और वो जनता के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन एकात्मक सरकार के लिए क्या होता है, एकात्मक सरकार में राज्य सरकारें जो होती हैं केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है, जनता से उनका कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। संघात्मक सरकार में उदाहरण में आप कौन कौन से देश ले सकते हो, भारत, कनाडा और जर्मनी। कई बार पूछा भी जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। और एकात्मक सरकार के एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कौन कौन से देश हैं, कहाँ कहाँ पर एकात्मक सरकार है, तो फ्रांस और चीन। संघवाद के प्रकार, संघवाद के 2 प्रकार हैं, 2 तरीके से संघ बनाए जाते हैं। एक होता है 7 आकर संघ बनाना, दूसरा होता है 7 रहकर संघ बनाना। 7 अंक आकर संघ बनाने में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक बड़े बड़े राज्य अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, 7 आकर संघ बनाना। ऐसा कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें क्या होता है, सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता जो होती है वो एक समान हो जाती है।
लेकिन साथ रहकर संघ बनाने में क्या होता है कि एक जो बड़ा देश है वो अपने आंतरिक विविधता यानी जो उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, अलग अलग जो राज्यों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती है उसको ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग राज्य का गठन कर देता है, तो उससे क्या कहते हैं साथ रहकर संघ बनाना। ये कहाँ पे देखा जाता है? भारत और बेल्जियम में। इसमें क्या होता है जो सेंट्रल पावर होती है वो अधिक शक्तिशाली होती है। देश में आने वाले मामलों को 3 सूची में विभाजित कर दिया गया है, जैसे कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों ही कानून मिलकर बनाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। संघ सूची में कौन-कौन से विषय आते हैं? ये मैचिंग में आ जाता है क्वेश्चन कि संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय एक जगह इनकी हेडिंग दे दी जाती है और एक जगह इनके विषय दे दिए जाते हैं। फिर आपको मैच करना होता है, तो ध्यान से देखेंगे। संघ सूची में बैंकिंग, प्रतिरक्षा को कहते हैं डिफेंस, विदेशी मामले जो फॉरेन जो भी हमारे इश्यूज रहेंगे, संचार और मुद्रा, ये सारे विषय किसमें आते हैं? संघ सूची में आते हैं। अब बैंकिंग और अगर आप देखें डिफेंस हर जगह अलग अलग डिफेंस तो नहीं है, एक ही डिफेंस हमारे यहाँ काम करती है, तो इसको सेंट्रल इस पे काम करता है, सेंट्रल इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाएगा। राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं? पुलिस, जैसे कि आपको पता भी होगा दिल्ली पुलिस होती है, मुंबई पुलिस होती है, हर राज्य की अलग अलग पुलिस होती है, तो इसका मतलब जो पुलिस होती है और इसका कौन सूची में आती है? राज्य सूची में आती है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सब इन सब पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी से विषय से संबंधित जो भी निर्णय होंगे वो कौन लेंगे? दोनों मिलकर लेंगे, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस मामले में निर्णय लेती है। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47। अब कितने विषय हो गए? संघ सूची में पहले 97 थे, अब हो गए 100। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब हो गए 52। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब हो गए 61। यानी संघ सूची और समवर्ती सूची में तो बड़े हैं और लेकिन राज्य सूची में क्या हो गए? कम हो गए हैं। जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं आते उन्हें कहाँ डाला जाता है? उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट विषय। जैसे कि जो विषय इन सूचियों के विषय को डिसाइड होने के बाद आए थे, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग जितने भी आपके मामले हैं वो सब किस में आ जाते हैं? अवशिष्ट विषय में। और इसमें डिसीजन कौन लेता है? इसमें डिसीजन लेगी आपकी केंद्र सरकार। और इसमें कौन कौन से मामले आ जाते हैं? जैसे आपका जो आईटी इंडस्ट्री चल रहा है इस समय, आईटी कम्युनिकेशन, इन सब से रिगार्डिंग जो भी मामले होंगे वो कौन देखेगा? संघ देखेगी, संघ सरकार देखेगी, केंद्र सरकार देखेगी। इन्हें किस में कहा जाता है? अवशिष्ट विषय इनको कहा जाता है। आगे देखते हैं भाषाई राज्य। कहते हैं भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और कठिन परीक्षा थी। नए राज्यों को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया है। जब भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग उठी, जब पहली बार लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजित करना चाहा, तो ये राष्ट्रीय नेता को इसमें क्या डर था कि इससे हमारा देश क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इस मामले को कुछ टाइम तक टाला भी, लेकिन अनुभव बताता है कि भाषा के आधार पर जब भी हमने राज्यों का पुनर्गठन किया है तो देश जो है ज़्यादा मजबूत हुआ है और एकीकृत हुआ है। यहाँ तक कि प्रशासन उनका मैनेजमेंट करना भी पहले से सुविधाजनक हो चुका है। कुछ राज्य भाषा के आधार पर नहीं जबकि संस्कृति और भूगोल के आधार पर भी विभाजित हुए हैं। भारत की संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा जो है वो भाषा नीति को लेकर है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को हमारी राजभाषा माना गया है क्योंकि हिंदी से वो सिर्फ 40% भारतीय ही बोलते हैं, इसलिए। और संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है? 21 भाषाओं को अनुसूचित दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है और बाकी के जो उम्मीदवार हैं वो विकल्प के रूप में किसी और भाषा को भी चुन सकते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब केंद्र व राज्य सरकार से शक्तियां जो है स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं। स्थानीय सरकार में कौन कौन से आते हैं? नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, इन सबको क्या बोला जाता है? स्थानीय सरकार। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां इनको दे दी जाती हैं ताकि उनका काम कम हो जाए और काम अच्छे से हो जाए, तो उसे बोला जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण के लिए 1992 में त्रिस्तरीय लोकतंत्र आया था। त्रिस्तरीय लोकतंत्र क्या होता है? इसमें सरकार जो है वो 3 स्तर पे होगी। पहला स्तर हो गया संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा हो गया स्थानीय सरकार। संघ सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है, राज्य सरकार जो है अलग अलग राज्यों के लिए कार्य करेगी अपने अपने राज्य के लिए। स्थानीय सरकार में क्या क्या आ जाता है आपका? नगर निगम, नगर परिषद,
और जिला परिषद, उसके बाद ग्राम पंचायत, ये सब किसमें आ जाते हैं? स्थानीय सरकार में आ जाते हैं। अब इस विकेंद्रीकरण का कारण क्या है वो देख लेते हैं। कहते हैं भारत जैसे देश में स्थानीय स्तर पर सरकार का होना अनिवार्य माना गया है। स्थानीय लोगों को स्थानीय समस्याओं के बारे में बेहतर जानकारी होती है। अब कोई व्यक्ति अगर राज्य सरकार के पास जाएगा तो राज्य सरकार को हर एक जिले के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक त्रिस्तरीय सरकार बना दी, यानी स्थानीय सरकार बना दी। स्थानीय लोगों को पता होता है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, किन लोगों से पहले निपटना है और किन कानून से चीज़ें प्रभावी ढंग से प्रबंधित की जा सकती है, मतलब किस तरीके से कानूनों को हम आसानी से लागू कर सकते हैं। आम नागरिकों को भी उनसे जुड़ी चिंताएं और विकास की योजना कैसे बनाई जाएगी, इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाता है। लोग अपनी समस्याओं को आसानी से और तेज़ी से हल करने के लिए कहाँ जा सकते हैं? स्थानीय सरकार के पास जा सकते हैं। इससे क्या होती है, उनकी लागत भी घटकर कम हो जाती है। स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय सरकार होती है, लोकतंत्र की ताकत और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। जो लोकल गवर्नमेंट है यानी जो स्थानीय सरकार है, वो 2 जगह पे अलग-अलग तरीके से होती है, जैसे कि गाँव में और शहर में। गाँव में क्या होता है, गाँव में जिला परिषद होते हैं, ग्राम समितियाँ होती हैं और ग्राम पंचायत होती हैं। और शहर में क्या होता है, नगर निगम, अगर बड़े शहर में है, और छोटे-छोटे शहरों पे नगर पालिका होती है। और इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत, जैसे मान लीजिए एक गाँव में एक ग्राम पंचायत है, दूसरे गाँव में दूसरी ग्राम पंचायत है, तीसरे गाँव में तीसरी ग्राम पंचायत है। तो ये सारी ग्राम पंचायत जब मिलेंगी तो इन्हें क्या बोला जाएगा, समितियाँ। इस तरीके से जो ग्राम समितियाँ मिल जाती है तो वो क्या बन जाती है, जिला परिषद। दिसंबर 1992 में जो त्रिस्तरीय लोकतंत्र आया था उसको क्या कहा जाता है, उसको पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। आइए देख लेते हैं इस पंचायती राज के प्रमुख प्रावधान क्या थे। इसमें क्या है आपको कि आपको स्थानीय चुनाव कराना क्या हो गया, कंपलसरी हो गया है। और इसमें स्थानीय चुनावों में आप क्या करेंगे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, इनके लिए आप सीट आरक्षित कर देंगे। और कम से कम 1/3 सीट किसके लिए आरक्षित करेंगे, महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक संस्था का इस गठन करेगी। यानी नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इन सब के लिए चुनाव कौन कराएगा, राज्य चुनाव आयोग कराएगी। राज्य सरकारों को अपने राजस्व को, अधिकारों को और का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को भी देना पड़ता है। अब ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ लाइन हमें ग्राम पंचायत के बारे में पता होनी चाहिए। कहते हैं गाँव के स्तर पे जो सरकार होती है, शासन व्यवस्था होती है, उसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत प्रत्येक गाँव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है, यानी प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। और एक तरीके का परिषद है जिसमें कई सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। जो सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, वार्डों द्वारा चुने जाते हैं। उन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। और जिनका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को आप प्रधान कह सकते हैं या सरपंच कह सकते हैं, और उसके सदस्यों को क्या कहते हैं, पंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव या गांव बोर्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। ये पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। अगर कोई भी बजट पास करना है या कोई भी काम करना है तो इन्हें कितनी बैठक करनी पड़ेगी, कम से कम 2 या 3, जिसमें गाँव के सभी लोग और वार्ड के मेंबर सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। पंचायत समिति क्या होती है, जो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो समिति बनाई जाती है उसे कहते हैं पंचायत समिति। इसे मंडल स्तरीय पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। जिला परिषद क्या हो जाती है, जब बहुत सारी पंचायत समिति मिल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्था में कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। और जिला परिषद का प्रमुख क्या बोला जाता है, इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। नगर निगम, जैसा कि गांव में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था हैं, ऐसा शहरों में भी काम करती हैं। जिन्हें छोटे शहर में अगर ऐसी संस्था है तो उसे नगर पालिका बोला जाता है, और अगर ऐसी कोई संस्था बड़े शहर में तो उसे नगर निगम कहा जाता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज चुने गए लोग, यानी लोगों द्वारा चुने गए लोग ही इसे चलाते हैं। और नगर पालिका का जो है प्रधान होता है उसे नगर पालिका प्रमुख बोला जाता है, जबकि जो नगर निगम का प्रधान होगा उसे क्या बोला जाएगा, मेयर कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आता है मेयर कौन होते हैं, तो नगर निगम के जो मेन हेड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मेयर। आगे स्टार्ट करते हैं हम अगला चैप्टर 3, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस लेसन में हम देखेंगे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक समुदाय क्या करता है, सिर्फ अपने हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसमें क्या माना जाता है कि किसी खास धर्म के अनुयायियों को एक ही समुदाय में होना चाहिए, यानी धर्म के अनुसार अपने ग्रुप बना लेते हैं। सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर भी आधारित होती है कि धर्म जो है वो समुदाय का आधार है। इसका परिणाम क्या होता है कि धर्म के आधार पर समाज का विभाजन हो जाता है।
एक धर्म की मांग दूसरे के विपरीत होती है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। समस्या कब आती है? समस्या जब आती है जब एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। इस पार्ट के और भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी धर्म को मानने या उसके प्रचार करने का पूरा हक है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत भी क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि इस देश में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है। आगे देखते हैं, श्रम का लिंग विभाजन क्या होता है। श्रम का लिंग विभाजन होता है कि जब घर के कार्य जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना आदि कार्य कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। पुरुष क्या करेंगे? पुरुष घर का काम करेंगे, जैसे घर से बाहर नौकरी करेंगे, होटल वगैरह में काम करेंगे। जब हम काम का विभाजन ऐसे लिंग के आधार पर करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? श्रम का लैंगिक विभाजन। पारिवारिक कानून क्या होता है? पारिवारिक कानून जब परिवार से संबंधित विवादों को, यानी परिवार से संबंधित जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जब उन्हें सुलझाने के लिए जिस कानून का यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है पारिवारिक कानून। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें आता है विवाह, तलाक, गोद लेना आदि संबंधित कानून जो भी होते हैं उसे क्या बोला जाता है? पारिवारिक कानून। भारत में महिलाओं की स्थिति देख लेते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है? भारत में पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है? यानी ऐसा समाज जहाँ पुरुषों को अधिक सत्ता, अधिक शक्ति प्रदान होती है और पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पितृसत्तात्मक समाज। और महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 54 है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 76। हर साल लड़कियां स्कूल की पढ़ाई में लड़कों से अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन अधिकतर लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बेटों की शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहते हैं। वैसे भी समान वेतन कानून जो क्या कहता है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। कई बार इससे पहले क्या होता था कि महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है। आज भी कई असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता। महिलाओं के जो औसतन घंटे यानी काम करने का जो एवरेज आवर है वो भी ज़्यादा है पुरुषों से। उनके काम को महत्व भी नहीं दिया जाता और उनको उस काम के लिए कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता। लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी डिसाइड की है? कुल संख्या का 10% से भी अधिक नहीं है। महिलाओं के साथ भेदभाव देख लेते हैं, कौन कौन से भेदभाव महिलाओं के साथ होते हैं। लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी माता पिता क्या करते हैं? लड़कियों की शिक्षा पे कम खर्चा करते हैं और लड़कों की शिक्षा पे अधिक पैसे खर्च करते हैं। एक महिला जो होती है वो पुरुषों से भी अधिक आवर काम करती है रोज। और समान मजदूरी अधिनियम भी नहीं है, क्योंकि लोगों को कई क्षेत्रों में ऐसा है महिलाओं को पुरुषों के अकॉर्डिंग कम वेतन मिलता है। भारत में लिंग अनुपात बहुत कम है, यानी हर पेरेंट्स लड़का चाहता है, जिसकी वजह से वो क्या करा जाते हैं? गर्भपात कराते हैं, यानी बच्चे को, लड़कियों को होने से पहले ही मार दिया जाता है। तो ये सब भेदभाव किनके साथ होते हैं? महिलाओं के साथ होते हैं। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसाएं भी होती हैं। भारत में जातिगत बाधाएं जो है वो टूट रही हैं, यानी जातिगत बाधाएं कम हो रही हैं। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? उसके कारण ये हैं कि कई समाज सुधारकों ने इसके ऊपर काम किया है, जैसे कि महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले। इन्होंने जातिगत बाधाओं को कम करने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे कि शहरीकरण, लोग शहर की तरफ, गाँव शहर की तरफ जा रहे हैं, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, साक्षरता, उनका शिक्षा का विकास हो रहा है और उनकी व्यावसायिक गतिशीलता बढ़ रही है। इसकी वजह से भी जातिगत बाधाएं क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। और भारत के संविधान ने भी जाति आधारित भेदभाव पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। गांधी जी की एक फेमस स्टेटमेंट थी, वो क्या स्टेटमेंट थी? कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। कई बार पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी, कि धर्म को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट दी थी गांधी जी ने। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम धर्म से नहीं था। वो ये कहना चाहते थे कि नैतिक मूल्य, नैतिकता से था उनका मतलब। जो राजनीति का क्या करते हैं? मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने धर्म वर्ड यूज़ किया था। नारीवाद क्या होता है? नारीवादी क्या होता है? जब महिला या पुरुष जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करते हैं, उनको बोलते हैं नारीवादी। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो महिला और पुरुष के लिए समान अधिकार चाहते हैं, समान वेतन चाहते हैं, समान अवसर चाहते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? उस स्थिति को बोला जाता है नारीवादी। नारीवादी आंदोलन क्या है? जब व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामले में महिलाओं के लिए समानता लाने के उद्देश्य से जो भी आंदोलन किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नारीवादी आंदोलन। आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, राजनीतिक दल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो चुनाव लड़ने, सरकार में सत्ता संभालने के लिए साथ में आते हैं। वो क्या करते हैं? मतदाताओं के हितों और चिंताओं को ग्रुप में सोचते हैं, उस पर काम करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल अपना राजनीतिक एजेंडा और अपना राजनीतिक नीतियाँ, यानी उनका क्या उद्देश्य है दल बनाने का, इसे पहले तय कर लेता है और फिर ये दावा करता है कि वह लोगों को मनाएगा कि उसकी नीतियाँ जो हैं वो और दलों से बेहतर है। राजनीतिक दल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी देश में लोग सरकार से क्या कर सकते हैं? संवाद कर सकते हैं और शासन में अपनी बात भी चला सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, 3 अवयव होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं कि राजनीतिक दल के सदस्य कौन है, राजनीतिक दल के घटक कौन से हैं? तो 3 घटक हैं उसके: नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक।
इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सत्तारूढ़ दल क्या होती है? सत्तारूढ़ दल यानी वह दल जो सरकार चला रही है, उसे क्या बोला जाएगा? सत्तारूढ़ दल बोला जाएगा। दल बदल किसे कहते हैं? दल बदल यानी किसी दल से अगर विधायिका के लिए निर्वाचित होने के बाद अगर कोई अपना दल छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है तो उसे बोलते हैं दल बदल। शपथ पत्र क्या होता है? किसी अधिकारी को सौंपा गया ऐसा कागज, ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है, उसके साथ होने की शपथ खाता है, उसे क्या बोला जाता है? शपथ पत्र। राजनीतिक पक्षपात क्या होता है? पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस हिस्से या वर्ग की तरफ क्या है? झुका हुआ होता है, इसे कहते हैं पक्षपात करना। एक दलीय प्रणाली क्या होती है? कई देशों में सिर्फ एक दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, उसे कहते हैं एक दलीय प्रणाली। यहाँ पे इसका मतलब वहाँ पे कोई और दल नहीं मौजूद होगा, जैसा कि ऐसा कहाँ पे होता है? चीन में होता है। गठबंधन क्या होता है? जब बहुदलीय व्यवस्था में कोई दल चुनाव लड़ता है और जीतने के उद्देश्य से, चुनाव लड़ने और जीतने के उद्देश्य से क्या होते हैं? साथ में मिल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं गठबंधन। सरकार प्रायोजित चुनाव क्या होती है? चुनाव लड़ने के लिए सरकार द्वारा दलों को पैसा दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? सरकार प्रायोजित चुनाव। राजनीतिक दल के घटक कौन कौन से? हमने बताया था आपको, नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक यानी अनुयायी। विपक्ष पार्टी कौन से होते हैं? सबसे बड़ा गैर सत्ताधारी दल, यानी जो दल सरकार चला रहा है उसे बोलेंगे सत्तारूढ़ दल, और जो दल सरकार नहीं चला रहा, जो पार्टी हार गई, उसे बोला जाएगा विपक्षी पार्टी। राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं? राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, सबसे पहला काम उसका यही है। और चुनाव दल के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है, कई देशों में उनका चयन जो है पार्टी द्वारा किया जाता है, जैसे कि अमेरिका में, और कई देशों में उनका चयन कौन करता है? जो पार्टी का जो मेन हेड होगा वो करेगा, जैसे कि भारत में किया जाता है। राजनीतिक दलों की भिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं और मतदाता उन्हीं से चुनाव लड़ते हैं। अब राजनीतिक दल अगर चुनाव हार जाता है तो इसका पहला काम मैंने बता दिया, चुनाव लड़ते हैं। दूसरा काम हो गया कि विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, और सरकार की विफलता और गलत नीतियों को लेकर आलोचना करते हैं। राजनीतिक दल का पहला कार्य चुनाव लड़ना, दूसरा कार्य क्या हो गया कि विपक्ष की भूमिका निभाएगा, तीसरा कार्य अगर कोई गलत नीतियां हैं या विफलता इन्हें मिली है तो उसके लिए आलोचना करेगा, चौथा कार्य क्या हो जाएगा? जनमत को आकार प्रदान करेगा, और ये क्या करेगा? लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन भी चलाएगा। सरकार मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक लोगों को पहुंचने में कायम बनाते हैं, और ये क्या करता है? लोगों और सरकारों के बीच में सेतु का काम करते हैं, यानी मिडल मैन का काम करते हैं। तीन प्रकार की दलीय प्रणाली होती है, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली में कोई भी कंपटीशन नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही दल होता है जिसमें से उम्मीदवार अपना नाम रखते हैं। लोग पास दो विकल्प होते हैं, या तो बिल्कुल मतदान ना करें, या तो उस दल के बारे में हाँ या ना लिख दे। ये प्रणाली कहाँ पे होती है? ये प्रणाली चीन और कोरिया जैसे देशों में देखी जाती है। द्विदलीय प्रणाली क्या होती है? इसमें दो बड़े बड़े दल सत्ता में आते हैं, और इसमें से एक दल जीत कर सत्ता में आ जाता है, दूसरा विपक्ष बन जाता है। ये कहाँ पे देखने को मिलती है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके में। अगर और भी कोई दल मौजूद है तो वो राजनीतिक दल में उन दो दलों से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। बहुदलीय प्रणाली क्या होती है? इसमें कई दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कंपटीशन करते हैं। दो या दो से अधिक दल भी मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, इसे क्या बोला जाता है? बहुदलीय प्रणाली बोला जाता है, ठीक है। भारत में क्या करते हैं? जब पार्टियां हार जाती हैं तो बहुत सारी पार्टियां आपस में हाथ मिला लेती है, इसमें गठबंधन या अलायंस कहते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी क्या चला रही है? एनडीए चला रही है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी चला रही है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कौन चला रही है? कांग्रेस चला रही है। वाम मोर्चा कौन चला रहा है? समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है। बहुदलीय व्यवस्था जो होती है बहुत ही घोलमेल वाली व्यवस्था होती है, और ये क्या लाती है? राजनीतिक अस्थिरता लाती है। राजनीतिक दल की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत पड़ती है राजनीतिक दलों की, वो देख लेते हैं। कहते हैं जो आधुनिक लोकतंत्र है राजनीतिक दल के बिना नहीं चल पाता। अगर दल नहीं होगा तो सारे उम्मीदवार जो होंगे स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे, इनमें से कोई बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे नहीं कर पाएगा। सरकार तो बन जाएगी लेकिन उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। चुने गए प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करेंगे और दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में काम करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। देश कैसे चलेगा इसका जवाब हम किसी से भी नहीं मांग सकते। कोई भी राजनीतिक दल ना होने पे कोई व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आगे देखते हैं राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। पहले चुनौती क्या है कि दलों के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र की कमी हो गई है। फिर अगला क्या है? वंशवादी उत्तराधिकारी, धनबल और बाहुबल। फिर राजनीतिक दल मतदाताओं के सामने समर्थ विकल्प पेश नहीं करते, यानी विकल्पहीनता, ऑप्शंस ही नहीं हैं। अब इसको अच्छे समझते हैं कि लोकतंत्र की कमी का मतलब क्या है, कि अंदरूनी लोकतंत्र की कमी कैसे होती है कि सत्ता जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है, यानी कुछ लोगों के हाथ में हो गई है। कोई भी संगठनात्मक बैठक नहीं होती, सदस्यता कोई रजिस्टर नहीं होता, कोई अंदरूनी चुनाव नहीं होते, साधारण सदस्यों की सूचनाओं तक पहुंच नहीं होती और वो फैसलों को प्रभावित नहीं करती। नेता के साथ असहमति होने पर दल से बाहर निकाल दिया जाता है उनको। तो ये अंदरूनी लोकतंत्र की क्या है? कमी है। वंशवादी लोक उत्तराधिकारी क्या होता है कि जो
शीर्ष पर स्थित नेताएं होते हैं वो अपने करीबी लोगों या परिवार के सदस्यों की पक्षधरता करने का अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। यानी जो नेता हेड होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही लोगों को आगे लाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर दलों में जो होता है शीर्ष पद परिवार जो है सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। ऐसी प्रवृत्ति पूरी दुनिया में, जहाँ तक कि पुराने लोकतंत्र में भी देखने को मिलती है। धन बल और बाहुबल में क्या देखेंगे हम कि चुनाव के दौरान क्या होता है, ये बल बहुत नजर आता है। जिनके पास पैसा है या जिनके पास ताकत है वो अपनी इन ताकतों का यूज़ करते हैं। कोई पार्टी अगर जिसके पास मनी नहीं है या पावर नहीं है, लेकिन अगर पार्टी वो अच्छी है तो भी वो पार्टी पीछे रह जाती है। उम्मीदवार जो धन बल जुटा सकते हैं वही अपना नाम आगे देते हैं। धनी लोग और कंपनियां जो फंड देती है उन पर उनका क्या है, राजनीति पर उनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। विकल्प ही नहीं है हमारे पास, यानी विभिन्न दलों की विचारधारा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो कोई कैसी पार्टी हो, दो सारी पार्टी एक जैसी होती है। बस अंतर क्या होता है कि मौलिक सिद्धांतों में मायने रखते हैं वो लोग। भारत में भी राजनीतिक दलों के बीच आर्थिक मुद्दों पर कोई अधिक अंतर नहीं है। राजनीतिक दलों में सुधार करने की कौन कौन सी कोशिश की गई है। सबसे पहले संविधान के थ्रू क्या कोशिश की गई है, दल बदल को रोकने के लिए संविधान संशोधन किए गए हैं। अब संसद या विधायक दल बदलते हैं तो उन्हें अपनी सदस्यता खो देनी होगी। फिर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसले लिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने धनबल और बाहुबल को कम करने के लिए, यानी लोग अपनी मनी और पावर गलत यूज़ करते हैं, उसके लिए कुछ आदेश भी जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार को एक हलफनामा पेश करना पड़ेगा, यानी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें उसको अपनी संपत्ति और अपने विरुद्ध दर्ज, अगर उसके विरुद्ध कोई भी केस दर्ज हुआ है तो उसके बारे में बताना होगा। चुनाव आयोग बना दिया गया है। चुनाव आयोग क्या करती है, ये राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कहती है और एक संगठनिक चुनाव कराती है। आगे स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर सिविक्स का, चैप्टर 5 लोकतंत्र के परिणाम। इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के परिणाम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का तंत्र या लोगों का शासन। इसमें देश पे शासन कौन चलाता है, लोग या लोगों द्वारा चुनी गई जनता। इसमें जो सरकार होती है वो लोगों के लिए कार्य करती है। तो हमें ये पढ़ना है कि लोकतंत्र जो है वो अन्य शासन प्रणाली से बेहतर कैसे है। तो सिंपल सी बात है, इसमें नागरिकों को समानता का बढ़ावा मिलता है, यानी सभी नागरिकों को समान समझा जाता है। व्यक्ति की गरिमा, उसको सम्मान बढ़ाता है और इससे फैसलों में बेहतरी आती है। टकरावों को टालने और संभालने का ये तरीका भी देता है और गलतियों को सुधारने की इसमें गुंजाइश होती है। अगर मान लीजिए लोकतंत्र में आपने कोई गलत सरकार चुन ली है तो कुछ साल बाद आप अपनी उस गलती को सुधार सकते हो और सरकार को बदल सकते हो। इस चैप्टर से रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले निर्वाचक मंडल क्या होता है। चुनाव में जो वोट देने का अधिकार रखते हैं ऐसे लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। संप्रभुता क्या होती है, आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य को जो सर्वोच्च शक्ति मिलती है कि इसमें जो राज्य है वो अपनी शक्ति को यूज़ करके मामलों पर निर्णय ले सकता है, इसे बोलते हैं संप्रभुता। वैध सरकार क्या होती है कि वैध सरकार ऐसी सरकार है जिसके तहत सरकार के कानून और कार्रवाई लोगों और सरकारी कामकाज को पारदर्शी तरीके से प्रकट करते हैं। यानी इसमें जो सरकार होगी वो अपने कामकाज को लोगों द्वारा सूचना मांगने पर उसको जवाब देना पड़ेगा। उपचुनाव क्या होते हैं, चुनाव देखें दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आम चुनाव और एक होते हैं उपचुनाव। आम चुनाव कौन से होते हैं, जो आपके लगातार कुछ सालों के गैप पे होते हैं, ये फ्रेश चुनाव होते हैं। और उपचुनाव क्या होते हैं, कई बार साल के बीच में, यानी दो आम चुनावों के बीच में कई बार ऐसा होता है किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई पद का त्याग कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में उस पद को भरने के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं उन्हें बोला जाता है उपचुनाव। तानाशाही क्या होती है, सरकार का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति और या फिर एक कोई छोटा समूह सीमाओं के बिना क्या होता है, पूर्ण शक्ति रखता है, यानी उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी संवैधानिक सीमा उस पर नहीं लगेगी, तो उसे कहते हैं तानाशाही। ठीक है। पारदर्शिता क्या होती है, जब एक नागरिक को ये जानना चाहता है कि क्या सही प्रक्रिया से निर्णय लिया गया है तो वो उसका पता लगा सकता है, यानी किसी भी सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय की प्रक्रिया की जांच कराने का अधिकार रखता है। अगर किसी चीज़ में ये अधिकार है, व्यक्ति को अगर ये अधिकार मिल रहा है, इसका मतलब उस निर्णय में पारदर्शिता है, और अगर व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिल रहा है इसका मतलब वहाँ पारदर्शिता की कमी है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कई बार हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार है, इसको स्पष्ट करो। तो क्या है इसमें, कैसे आप लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार मानते हो, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्योंकि जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। ये रीज़न है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो वैध सरकार होती है। फिर इसमें एक सार्वजनिक बहस होती है, टाइम पे किसी भी टॉपिक पे बहस होती है जिसके बारे में लोग जान भी सकते हैं और नागरिकों को सूचना का अधिकार मिलता है। नियोजित विधान है, यानी अगर कोई सरकार को विघटित करने का एक तरीका है। पारदर्शी फैसले, यानी अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसकी जाँच पड़ताल की जा सकती है। फिर कहता है लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है। ये कैसे करता है, कहता है ये सामाजिक तनाव को क्या करता है, सामाजिक तनाव को कम करता है, बातचीत के तंत्र को विकसित करता है, और फिर अल्पसंख्यक को ये भी ध्यान रखता है कि अल्पसंख्यक भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हों, ये इसकी भी उचित व्यवस्था करता है।
इसलिए इस तरीके से लोकतंत्र क्या करता है, सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र के परिणाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम, दूसरा लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम, तीसरा लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लोकतंत्र के परिणामों को? 3 पार्ट्स में, राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम क्या होता है? मतलब यहाँ की जो सरकार होगी वो जिम्मेदार सरकार होगी, वो जवाबदेह होगी और सरकार वैध होगी। हमने पढ़ लिया वैध सरकार क्या होती है। जवाबदेह मतलब अगर कोई भी डिसीजन वो लेती है तो उसके जो प्रभाव होंगे उसके लिए सरकार को जवाबदेही वो करनी पड़ेगी। अगर सरकार से कोई क्वेश्चन किया जाएगा और सरकार उसका उत्तर देगी। लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम क्या है कि आर्थिक समृद्धि और विकास आए, बेरोजगारी कम हो और फिर गरीब और असमानता में कमी आई। ये दोनों परिणाम क्या हो जाएंगे? ये आर्थिक परिणाम हो गए। और लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं कि सामाजिक विविधता में सामंजस्य। यहाँ पे हमारे देश में सामाजिक विविधता काफ़ी फैली हुई है, तो सभी में क्या हो जाए, सामंजस्य हो सके। यानी जो आपके जनरल, SC, ST, OBC, ये अलग अलग टाइप के जो विविधता पाई जाती हैं, इनमें से किसी को भी अपना दमन ना लगे, उसे ऐसा ना लगे कि उसे अलग थलग किया जा रहा है। फिर सामाजिक परिणाम में सद्भावनापूर्ण जीवन को ये बढ़ावा देता है। लोकतंत्र के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र के पक्ष की बात कर रहा है या विपक्ष की बात कर रहा है। सभी क्वेश्चंस में, सभी स्टेटमेंट्स में यही रहेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आप कुछ पॉइंट्स फिक्स हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं। जैसे कि लोकतंत्र के पक्ष में आप क्या लिख सकते हो कि जो भी इसमें डिसीजन लिया जाता है उसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। फिर इसमें पारदर्शिता होती है, यानी नागरिक जो होते हैं, हर कोई नागरिक क्या कर सकता है, जो भी निर्णय लिया गया है उसको चेक करवा सकता है। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी प्रणाली है, सरकार जो जनता है सरकार को चुनती है, इसलिए सरकार क्या है उसके प्रति आंसरेबल है, यानी उसको आंसर करेगी। और इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों के हिस्सा लेने की भी प्रणाली होती है। तो ये सारे तत्व क्या है, इसके पक्ष में है। और भी क्या होता है, लोकतंत्र से लोगों का सम्मान बढ़ता है, लोगों की बातों को ध्यान में रखा जाता है, किसी का दमन नहीं किया जाता, सद्भावना की भावना को बढ़ाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट लोकतंत्र के पक्ष में है। विपक्ष में क्या होता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, जब वो किसी प्रोसेस से गुजर रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। और पारदर्शिता है तो अधिकार तो प्राप्त, लेकिन पारदर्शिता वाला जो प्रोसेस है वो इतना लंबा होता है कि वो फिर साधन उसके उपलब्ध ही नहीं है। सरकार जवाबदेह नहीं होती, कोई भी सरकार से जवाब मांगने ही नहीं जाता, जवाबदेह बनाने की कोई प्रणाली ही नहीं है। निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो नियम और प्रक्रियाओं पे सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए आधारित है, जबकि वास्तविकता इससे बहुत ही दूर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प हुई होगी और सिविक्स की आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ टॉपिक रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन या कुछ रह जाता है तो उसे हम क्वेश्चन से सीरीज़ में कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो क्विक रिवीजन होगी उसका लिंक मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।